हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है टीजीटी एग्ज़ाम जो हुआ है साइंस का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। और हम बात करेंगे डी सीरीज़ पे, जो डी सीरीज़ का एग्ज़ाम पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेट इसलिए हो गए सीरीज़ लाने में क्योंकि हम चाहते थे कि आपको जो भी क्वेश्चन मिले वो ऑथेंटिक मिले, सारे क्वेश्चन ठीक मिले। तो इस वजह से चलिए एक एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हम यहाँ केवल फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे और केमिस्ट्री के क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, एक डिवाइस है, उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो मैग्नेन या कॉस्टेन के वायर के बने होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमको पोस्ट ऑफिस बॉक्स में एक ऐसा वायर चाहिए या ऐसे ही धातु का वायर चाहिए जिसमें जो टेम्परेचर के संग वेरी बहुत मिनिमम करे, मतलब टेम्परेचर के साथ जिसका मान ना बदले। क्योंकि बाकी के जितने भी हैं तांबा, लोहा, पीतल, इनके मान ताप के साथ इनका जो प्रतिरोध है वो बदलता है, लेकिन कॉस्टेन और मैग्नेन एक ऐसे पदार्थ हैं जिनका ताप के साथ बदलाव जो है प्रतिरोध में वो नगण्य होता है। इस वजह से इसका आंसर होगा मैग्नेन। कॉस्टेन भी हो सकता था लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में आप सब जानते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु का समीकरण जो है वो क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन का आंसर सी है, आप देख लें। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि टी हाफ का जो एक फॉर्मूला है वो होता है ln2 अपॉन लेमड़ा, और ln2 को ही 0.693 अपॉन लेमड़ा लिख सकते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। बात करते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की। इसमें है कि 1000 शक्ति का जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो 5 kg द्रव का तापमान 2 मिनट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। तो बताइए, तो हमारी जो दी गई हीट है, इलेक्ट्रिक हीट है, सॉरी हमारी जो दी गई एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाने वाले हैं कि एनर्जी जो इलेक्ट्रिक वे में दी गई है वो एनर्जी जो हमको हीट के रूप में मिलेगी। कहने का मतलब हमको दिया गया है पावर, और पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। तो हम यदि ई निकालें, एनर्जी निकालें, तो वो आ जाएगी P इंटू टी, और हमको एनर्जी के इक्वल करनी है। तो ई एच हम जानते हैं वो होती है एम सी डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस। ये है सी हीट कैपेसिटी जो उसने पूछी है, और एम क्या है, मास है। तो चलिए इन दोनों को बराबर कर देते हैं, एम सी डेल्टा टी बराबर P इंटू टी, और आप यदि यहाँ C निकालेंगे तो P इंटू टी अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन पेपर में, चाहे हम टीजीटी की बात करें या पीजीटी की बात करें, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके मेथड्स ऐसे नहीं है कि प्रॉपर होते हैं। आपको उन क्वेश्चनों को ट्रिक से या खुद के विवेक से करना होता है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचना है। आपको सोचना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। आपको ये सोचना होगा कि पावर को हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये सोचना होगा कि जो हमारे पास एनर्जी आ रही है पावर से, इलेक्ट्रिक हीटर से, उसको टेम्परेचर के साथ कैसे लिंक करेंगे। तो सारी ये जो लिंक है, सारा जो ये तरीका है, इसको आप थोड़ा थोड़ा सीखना चालू कर दें क्योंकि यही सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए यहाँ सी का जब वैल्यू आप लिखोगे 1000 और टाइम दे रखा है 2 मिनट, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। एम कितना है जी, एम 5 kg है, और डेल्टा टी का मतलब होगा 31 माइनस 25। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4000, और इसका जो जूल, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो डिग्री सेंटीग्रेड kg। इसको 4 गुणा 10 की घात 3 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है तीसरे का वो है ए। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, वो आपसे क्या कह रहा है। फोर्थ आपका एक्चुअली केमिस्ट्री का है। बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से, मतलब दिए गए अवतल दर्पण का यूज नहीं होता। जो भी डिवाइसेस दिए हैं उसने, जो भी हमको दिए हैं, उसमें पूछा है कि किस में अवतल दर्पण कॉनकेव लेंस का यूज़ नहीं होता। तो आपको बता दें, सेविंग ग्लास में होता है, सर्च लाइट में होता है, कान के आंतरिक भागों को देखने के लिए हमको एक फोक्स की आवश्यकता है।
तो हमको अवतल दर्पण काम में लेना पड़ेगा। लेकिन कारों में जो रियर दर्शक दर्पण है इसमें हम अवतल दर्पण का काम नहीं लेते, इसमें उत्तल दर्पण लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी होगा। तो 5वें का हम लिख देते हैं, आंसर है डी। बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। 4 बल दिए गए हैं, गुरुत्वीय, स्थिर वैद्युत, चुंबकीय और घर्षण। इनमें से पूछा है कि नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें, सेंट्रल फोर्स होता है एक, केंद्रीय बल, एक होता है नॉन सेंट्रल। तो जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो हमेशा कंजर्वेटिव होंगे, मतलब संरक्षी होंगे, और जो नॉन सेंट्रल फोर्स हैं मतलब अकेंद्रीय, वो क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होंगे। तो आपको पता ही है कि जो गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत बल है वो कंजर्वेटिव फोर्स हैं क्योंकि वो केंद्रीय बल हैं। लेकिन जो चुंबकीय बल और घर्षण बल ये कैसे नॉन कंजर्वेटिव, मतलब असंरक्षी बल हैं क्योंकि नॉन सेंट्रल होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। चुंबकीय व घर्षण दोनों ही असंरक्षी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लें। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 1000 फेरे हैं और द्वितीयक में n। यदि 220 AC निविष्ट मतलब इनपुट दी जाए, आउटपुट 11 वोल्ट का हो, तो बताइए n का मान क्या होगा। तो आप एक फॉर्मूला है, आप हमेशा के लिए ध्यान रखें क्योंकि पीजीटी में भी ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। तो एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, प्राइमरी कॉइल में नंबर मतलब फेरों की संख्या, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या, यहाँ आ जाएगी प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज कह सकते हैं, और ये है आउटपुट वोल्टेज या सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज। फिर करंट लिखोगे आप, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये एक फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है और ट्रांसफार्मर के जो अधिकतर सवाल हैं वो इसी से होते हैं। तो हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है और n सेकेंडरी पूछा है कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कितनी है, जो कि n के बराबर दे रखी है। n को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला। इसमें क्या करेंगे, देखो NP मल्टीप्लाई बाई BS अपॉन BP। तो इसमें NP जो है वो कितना है, आई थिंक इसमें है NP 1000 मल्टीप्लाई बाई आप करेंगे BS के साथ, और जो B सेकेंडरी है वो है 11 वोल्ट अपॉन 220 वोल्ट इसका प्राइमरी है। तो आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 0, ये 0 से 0 आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 5। तो जो NS है वो आपका होगा 5, मतलब दूसरे कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी होगी, 5 होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, पारे के एक तापमापी एक थर्मामीटर आपको दे रखा है, 0 से 100 तक समान अंतराल के निशान बने हैं। पिघलती बर्फ में पारा 10वें निशान पर और उबलती पानी में 80वें निशान पे है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 10वें स्थान पर है और वो 80वें स्थान पर है। यदि पारा 45वें निशान पर हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए आपको बता दें आपको हम, हाँ जी, एक फॉर्मूला होता है, जैसे कोई भी स्केल मान रहे जो उसने दे रखा है, पारे का तापमान भी है, तो ये मरकरी का स्केल है। इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है, जो भी आपका स्केल है वो लिखें, उसमें से मिनिमम कितने स्थान पे आता है, वो 10वें स्थान पे आता है, और मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम कितने पे आता है, 80 पे आता है, -10 इक्वल टू किस में पूछा है उसने, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू, यहाँ मिनिमम कितना आता है, 0 डिग्री आता है, यहाँ 100 माइनस 0 डिग्री आएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, Hg माइनस 10 अपॉन, ये ध्यान रखना ये Hg उसने दे रखा है, हमको चाहिए 45वें स्थान, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, हाँ जी, ओके, ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा C/100। आप देखोगे 35 ये आ जाएगा 1/2, C = 100 और C = आ गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन होगा C। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो हमारे फिजिक्स का है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि बीटा माइनस किरण का उत्सर्जन होता है
तो बताइए ऐसा कौन सा क्वांटिटी है या कौन सा, अच्छा ये when the nucleus emits a beta ray what does not change, इनमें से कौन सा चेंज नहीं होगा। तो देखिए पहला है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, और हम अच्छे से जानते हैं कि यदि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग करोगे तो वो आएगी एटॉमिक नंबर ए। दूसरा है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या आवेश। तो देखिए आपको बता दें, आपको आता भी होगा वैसे, कि एक न्यूट्रॉन जब टूटता है तो वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो बार में बदलता है। कहने का मतलब ये है कि जो एन है, न्यूट्रॉन है, यदि वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है तो इसको कहेंगे बीटा माइनस डिके। और यहाँ हमको एक बात देखने को मिल रही है, यदि ये जेड एक्स ए के साथ बीटा माइनस डिके हो रहा है तो इस केस में एक्स्ट्रा प्रोटॉन बनने की वजह से जेड इंक्रीज होता है, एक्स वाई में बदलता है, क्योंकि जेड बदल गया तो एलिमेंट बदल ही गया है, और ए रहेगा रिमेनिंग कांस्टेंट। तो सीधा सा जो तरीका है वो ये है कि जब बीटा माइनस डिके होगा तो जेड में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन हमारे जो एटॉमिक नंबर है ए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। बीटा प्लस डिके हो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एल्फा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा, और हमारा जो एटॉमिक मास है ए वो भी चेंज होगा। तो यहाँ जो ए है वो नो चेंज रहेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है वो एटॉमिक मास के बराबर है या मास नंबर के बराबर है। चलिए बात करते हैं, एक 13 क्वेश्चन है, एल लंबाई तथा प्रति एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो म्यू है, कि तार द्वारा कैपिटल एम के पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर अल्फा त्वरण से खींचा जा रहा है, तो तार के मध्य बिंदु पर तनाव ज्ञात कीजिए। देखो सवाल तो इजी था, लेकिन पर यूनिट लेंथ कह के इसने सवाल को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। ये तार यहाँ आपसे टेंशन पूछ रहा है वो, और ये तार जा रहा है ऊपर की तरफ अल्फा से, ठीक है। नीचे यदि कोई मास लटका है एम मास का तो कितना लगेगा, mg लगेगा। तो इस केस में हम क्या करते थे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है, इफेक्टिव फोर्स क्या है, वो है m मास जा रहा है तो m अल्फा रिजल्टेंट है या इफेक्टिव है। किसकी वजह से आया, t माइनस mg की वजह से आया। तो t बराबर क्या करते थे, m अल्फा प्लस जी करते थे। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो अल्फा प्लस जी की टर्म में आना चाहिए, और इसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन सी, जो इस टाइप का है। लेकिन आप कहोगे सर हमको एग्जैक्ट आंसर बताओ, तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका आप देख लीजिए। अब यहाँ जो स्ट्रिंग अभी हमने खींची है, जब हमको पर यूनिट लेंथ नहीं दे रखा है तब तो हमने mg काम में लिया है, लेकिन अब क्या होगा, इस तार का जो मास है वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो देखो एकांक लंबाई के तार का मास है म्यू, लेकिन हमको आधी लंबाई के तार का मास चाहिए, तो l/2 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m आधी लंबाई का तार। तो अब क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो जरा, m अल्फा किसको खींच रहा है अभी ऊपर, एक तो इस तार को भी खींच रहा है और मास को भी खींच रहा है, तो मास प्लस म्यू l/2 ये इसमें आने वाला। हाँ जी, मास प्लस म्यू l/2 दैट इज टोटल मास हो गया, मल्टीप्लाई बाई किससे जा रहा है, ये अल्फा से जा रहा है, बराबर देखो, बराबर क्या करोगे, t माइनस, हाँ जी, अब क्या आ जाएगा, अभी मास क्या होगा, टोटल होगा जिसको खींचा जा रहा है, तो मास यहाँ भी पूरा आएगा m प्लस म्यू l/2 इंटू क्या आ जाएगा g। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम आपको बता दें कि जो मास है अब वो m डैश हो गया, अब वो चेंज हो गया है, इसको m डैश से शो कर लेते हैं, क्योंकि अब वो mg को नहीं खींच रहा है, वो m को तो खींच ही रहा है, साथ साथ इसको भी खींच रहा है, और इन दोनों को मिला के जो मास का नाम दिया गया है वो है m डैश। अब क्या करो, t निकालना चाहते हो तो इधर ले आओ, तो ये आ गया कॉमन, जैसे पहले m कॉमन आया था, अब क्या आ जाएगा, m डैश कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस जी इक्वल टू टी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो 2 डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, जिसमें 2 kg A30 x/5 पे चल रहा है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक तो इसका आंसर 0 हो सकता है, ठीक है, और दूसरा जो क्या है कि x/5 की लाइन पे इसने पूछा है,
और 0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि x बराबर 5 की लाइन पे हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं देखने को मिल रहा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी है, तो आप इसको अभी के लिए छोड़ दें, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर का, ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब मतलब जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, वो कौन सा क्या है? तो उसका आंसर है भाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे ही ऐसा होता है, डी ऑप्शन है। कई सारे लोगों का कमेंट था कि सर क्रांतिक ताप नहीं होगा, क्रांतिक ताप नहीं होगा, क्या होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर, ऑप्शन डी होगा। और इसका आपको बता ही दिया है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ऑप्शन सी था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक पीएन संधि डायोड में पश्चिम बाइस में मतलब रिवर्स बाइस में जो डिप्लेशन लेयर है, ध्यान रखना, यदि रिवर्स बाइस की बात करें तो डिप्लेशन लेयर बढ़ती है, लेकिन जो बात करें फॉरवर्ड बाइस की तो डिप्लेशन लेयर घटती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18वें का ऑप्शन ए। ध्यान रखना, कई बार जेनर डायोड का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस बार आप जेनर डायोड पीजीटी के लिए तैयार करके जाना कि जेनर डायोड में भी दो होते हैं, एक एवलांस भंजन होता है, एक जेनर भंजन होता है। अशुद्धि मतलब इम्प्योरिटी जो है, डोपिंग जो है, किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, तो ये एक बार अच्छे से रीड करने जाना, ये इम्पोर्टेंट है। किसके अभिग्रत, किसका जो पोस्टुलेट है कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का संवेग मतलब जो मोमेंटम है वो क्वांटित होता है, क्वांटाइजेशन है। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की बात आपको पता है, बोर ने की थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नील्स बोर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें। 10 सेमी अर्धव्यास की एक गोलीय कृष्णिका 327 पर पोषित है, विकिरण शक्ति होगी। तो इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, उसने क्या कहा है, विकिरण शक्ति पूछा है, तो हम अच्छे से जानते हैं E बराबर होता है सिग्मा T4। लेकिन ये E जो है यहाँ पे, ये एनर्जी नहीं है, ये है, चलो इसको कुछ और नाम दे देते हैं, E डैश दे देते हैं। E डैश का मतलब है यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बराबर सिग्मा T4, ये इसका मतलब है। हमसे क्या पूछा है? पावर पूछा है। तो पावर क्या होगी? E अपॉन टी, ऊर्जा अपॉन समय। तो E अपॉन टी पावर हो गई, सिग्मा T4 मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो आप यहाँ सिग्मा का वैल्यू रखोगे, T का जो वैल्यू है ध्यान रखना, T का वैल्यू आपको केल्विन में रखना है। तो 327 प्लस 273 आप ऐड करोगे केल्विन के लिए, तो ये आ जाएगा 600 केल्विन। आप यहाँ सिग्मा का वैल्यू लिखेंगे, 600 का होल 4 करेंगे और एरिया लिखेंगे आप 4 पाई आर स्क्वायर। पाई को नहीं सॉल्व करना है, एरिया में आर को वैल्यू रखनी है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 923, ठीक है, 923 वाट, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर इसी वे में आ जाएगा। ये अगला केमिस्ट्री का है। ये केमिस्ट्री का है, ये भी केमिस्ट्री का है, ये भी केमिस्ट्री का है। एक है अगला क्वेश्चन 27। एक बंदूकधारी मतलब गनमैन है और एक एप्पल है, दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। ओके, एक गनमैन है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में एक गन है, और एक एप्पल भी है, जो दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। तो कह रहा है कि गन को वो t बराबर 0 पे 5 ग्राम की बुलेट को चलाता है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताइए t बराबर 0 पर जब सेब नीचे गिरना चालू होगा, तो यदि गोली सेब को तभी लगेगी जब ये नियत होगा। तो ध्यान रखना, जो बुलेट चलाई गई है इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका भी कोई मोशन नहीं है। चलो, तो ये क्या करेगी, बिना एक्सेलरेशन के 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो g है। जितना एक्सेलरेशन इस बुलेट पे लगेगा उतना ही एक्सेलरेशन एप्पल पे लगेगा। इसका मतलब दोनों ही
सेम स्पीड से नीचे आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है गन भारी है, एप्पल भारी है तो भारी होने के कारण चेंज होगा, नहीं। जी का वैल्यू किसी भी मास के लिए चेंज नहीं होता, डिपेंड अर्थ पे करता है। तो दोनों के लिए जो जी का वैल्यू है कांस्टेंट होगा, नियत होगा, इसलिए हमारा जो आंसर है वो जी बराबर 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है। और आप देख लीजिए इसका ऑप्शन आई थिंक सी है, ठीक है, एक्सेलरेशन। हाँ जी, नेज अर्धचालक में मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें बात करें तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है वो ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, होल की तुलना में। तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी होने वाला है। एल मतलब लंबाई 2 मीटर वाला एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है और क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 29, ध्यान रखना, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई है 2 मीटर और वो समतल दर्पण के सामने खड़ा है। वो आपसे पूछ रहा है कि वह अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके, कंप्लीट प्रतिबिंब। ये हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से समझाया था। आपको याद हो तो टेस्ट सीरीज में इसके अब तक जो हमने क्वेश्चन बोले हैं उसमें से 3 क्वेश्चन अच्छे से बताए थे। पहला क्वेश्चन कौन सा था, बीटा माइनस प्लस डिके वाला। दूसरा कौन सा था, ये जो अभी बोल रहे हैं ये भी इसी में आया हुआ है। तीसरा जो था वो सेमीकंडक्टर वाले क्वेश्चंस हैं। चौथा क्वेश्चन कौन सा था, अभी जो आने वाले हैं वो क्वेश्चन जिसमें म्यू बराबर सी अपॉन एन आता है, सॉरी एन बराबर सी अपॉन वी आता है, वो सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। अभी आ जाओ। इसलिए पीजीटी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन वीडियो के साथ टेस्ट सीरीज बनाई गई है। आप फ्री टेस्ट ज्वाइन करके देखिए, आपको लगेगा कि जिस टाइप के क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किए गए हैं। तो आप एक बार ऐप डाउनलोड करें पीजीटी फिजिक्स पॉइंट और देखें जरूर कि टेस्ट का प्रोसेस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं। क्योंकि 2 टेस्ट इसीलिए हमने फ्री रखे हैं कि कोई भी बच्चा परचेज भी ना कर पाए तो कम से कम 2 टेस्ट वो दे पाए। तो आप डाउनलोड करें, पीजीटी फिजिक्स पॉइंट नाम का ऐप है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट ज्वाइन करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 मीटर व्यक्ति जो है लंबा है और वो किसी समतल दर्पण प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कितना लंबाई का मिरर होना चाहिए जिससे वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके। तो ध्यान रखना मिरर की जो हाइट होगी वो हमेशा व्यक्ति की हाइट की आधी होगी। तो व्यक्ति की हाइट दे रखी है 2 मीटर, 2 का भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर। तो h बराबर 1 मीटर का आपके दर्पण तो होना ही चाहिए, ये ध्यान रखना। कोई भी मीनार का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक मीनार है उसको हम दर्पण में पूरा देखना चाहते हैं तो बताइए कि दर्पण की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपका जवाब होगा मीनार की आधी लंबाई के बराबर, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, ये सभी क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ गए हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो हाँ, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 31, ये फिजिक्स का है, वैसे केमिस्ट्री में भी आता है तो आप अच्छे से जज कर सकते हैं इसको। बोर का जो परमाणु मॉडल है वो बहु इलेक्ट्रॉन वाले, आपको पता है बोर का जो परमाणु मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए था। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो सही है, पहला जो ऑप्शन है ए वो सही है। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। चौथे में तकलीफ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। बोर का जो परमाणु मॉडल है इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग की तरह व्यवहार करता है, तो आप इसको एक बार देख लें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर है। ये भी टेस्ट सीरीज में कई सारे तरीके से करवाया था। इसके 2 तरीके होते हैं और या कहें तो इसका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप भी होता है। एक कि 2 मिरर हैं जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है और इनके बीच में एक रखा गया है बिंब रखा गया है। तो बताइए कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो देखो m बराबर निकालते हैं 360 अपॉन थीटा से, ठीक है। 360 अपॉन थीटा जो भी आपको दे रखा है, मतलब थीटा का वैल्यू 60 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वैल्यू लिखेंगे और जो भी क्वांटिटी प्राप्त होगी m, यदि ये इवन आती है मतलब सम संख्या में आती है तो आपका आंसर हो जाएगा इस केस में m-1। और यदि ये ओड आती है तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि जो मिरर दिए गए हैं वस्तु क्या उनके बिल्कुल समद्विभाजक पे मतलब बीच में रखी हुई है। यदि बिल्कुल बीच में रखी है तो आपका आंसर आ जाएगा m-1। लेकिन
यदि वो वस्तु बीच में नहीं रखी है, यहाँ रखी है, तो इस केस में आंसर आएगा m। तो ध्यान रखना हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, हमारा क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है, तो 360 डिग्री अपॉन 60 दैट इज 6 आ गया, और 6 क्या इवन है, तो आंसर आ जाएगा m-1 मतलब 5। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी। हाँ जी, ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी काफ़ी बार आया है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी बार आया है। ध्यान रखना ये क्वांटम का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है प्लांक नियम में वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, तो वो प्रोपोर्शनल होती है न्यू क्यू के। ठीक है, जो एनर्जी डेंसिटी है वो न्यू की घात 3 के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आई थिंक नहीं कंफर्म है, वो डी है। चलिए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर ऑप्शन ए है, 2 आप चेक कर लीजिएगा, बाकी का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय के बजाय बल F, वेग v तथा काल t को मूल विभव मान लिया जाए तो बताइए। सबसे इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। F बराबर क्या होता है, P/T, मतलब मोमेंटम, ये पढ़ा होगा ना आपने सेकंड लॉ में, dP/dt, मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम का पूछा है तो F/t कर दीजिए, इसमें कौन सा बड़ा बात है, आंसर आ गया F/t। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, केमिस्ट्री का है, क्वेश्चन नंबर 44। आपसे कहा गया है कि एक कण 30 सेमी अर्धव्यास के वृत्त में गतिमान है, इसकी रेखीय चाल b बराबर 3t दी जाती है, जहां t सेकंड में तथा v मीटर पर सेकंड में है, तो t बराबर 5 सेकंड पे इसका त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका आंसर आपको बता दें, देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ है इसमें तो आधा ही क्वेश्चन पूछा है, बाकी का क्वेश्चन पूरा होता है आपसे नेट त्वरण वो पूछता है, और नेट त्वरण जब हम निकालते हैं तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब स्पर्श रेखीय त्वरण और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा जाता है, तब जाके आंसर आता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। हमारे पास एक पार्टिकल है जो घूम रहा है, लेकिन उसने कहा है कि इसकी स्पीड बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और 3t उसने दिया है। ठीक है, चलिए, तो 3t से स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पे, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन यदि यहाँ निकालें जो टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखीय दिशा में है, तो यहाँ एक्सेलरेशन करेंगे dv/dt से निकालेंगे, और वो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगा सकते हो जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। चलिए, अब हमको क्या चाहिए, उसने पूछा है हमसे रेडियल एक्सेलरेशन, तो अंदर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन होगा AC, और सेंट्रीपिटल भी कह सकते हैं, AR भी लिख सकते हो। तो AR बराबर हो जाएगा b²/r, लेकिन इसको रेडियस देते हैं कैपिटल R। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है हमको t बराबर 5 सेकेंड पे चाहिए, इसका मतलब वेलोसिटी भी आपको t बराबर 5 सेकेंड पे ही चाहिए। आ रहा है कुछ समझ में, आइए। तो देखो वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो हम करते हैं b बराबर u+at। आप कहोगे सर जी b फाइनल तो निकालना समझ में आता है, लेकिन u फाइनल तो दे नहीं रखा। जब वो चलना चालू करेगी तो t बराबर 0 होगा, और t बराबर 0 पे हम यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करें जो u के बराबर होगी वो 3 × 0 होगी, बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये लिखोगे 0, a कितना है 3, t कितना है 5, तो b बराबर कितना आ गया 15 मीटर/सेकेंड। ये फॉर्चुनेटली आ गया है कि यहाँ 3 × t से भी 15 आ रहा है, बाकी का ऐसा तरीका नहीं होता, ये तरीका होता है प्रॉपर। तो यहाँ क्या करोगे आप, AR निकालना चाहते हो तो 15 का स्क्वायर अपॉन R क्या है, R गिवन है आपकी 30 मल्टीप्लाई बाई -2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7.5, ऊपर जाएगा तो 750 मीटर/सेकेंड का स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप ऐसा कीजिए, अगले क्वेश्चन को बहुत इजी है, प्रकाश का कौन सा गुण ऐसा है जो अनुप्रस्थ तरंग को दर्शाता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे फेमस क्वेश्चन है कि प्रकाश का ध्रुवण जो है वो शो करेगा कि वेव लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स वेव की पहचान के लिए सबसे अच्छा तरीका या एक ही तरीका है, वो है पोलराइजेशन या ध्रुवण। चलिए अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस की बात करेंगे।
आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, और जितने भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं 1 या 2 उनके बारे में अभी बात करने वाले हैं। थैंक यू।